कक्षा दसम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है। तो जैसा कि पिछला टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा था, जिसमें 3.1 पूरा देख चुके थे, तो आज का टॉपिक उसी से आगे है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ्य विधि से हल करना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ छोटी मोटी 2-3 ऐसे पॉइंट्स है जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पिछला टॉपिक में मैं बतलाया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? जैसे ये हो गया x + y = 5, मान लेते हैं ये एक समीकरण है। x - y = 4, ये ले लिए। तो जिसका जो चर संख्या, इसमें हम दो देखे थे, एक चर और अचर, उसे भी मैं अभी समझाता हूँ कि चर यानी कि जिसका घात 1 हो, जैसे x में घात 1 है, y में घात 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। यही मैंने बतलाया था पिछला टॉपिक में। तो ये तो यहाँ 1 लिखे या ना लिखे, इसका मतलब तो है कि यहाँ 1 ही है, ठीक है। ये हो गया चर। अब इसी से पहले जैसे x, अगर यहाँ 3 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? अचर संख्या कहेंगे। यहाँ पर अगर 2 ले लेते हैं तो इसे क्या कहेंगे? अचर संख्या कहेंगे, ठीक है। इसे भी मैं पिछला टॉपिक में समझाया था, चर और अचर क्या होता है। तो उसी को आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कोई भी समीकरण में मान लेते हैं कि एक समीकरण ले लिए 2x + 3y - 9 = 0, यहाँ मैं लिया हूँ, ठीक है। और इसी में क्या है, एक और है नीचे 4x + 6y - 18 = 0। तो यहाँ पर चर और अचर दोनों संख्या है। तो इसे हम क्या कहेंगे? a1 कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? b1 कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? c1 कहेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? a2, और ये हो जाएगा b2, और ये हो जाएगा c2, ठीक है। यानी कि a b c, इसमें बोलेंगे a1 b1 c1, इसमें क्या बोलेंगे? a2 b2 और c2, ठीक है। आई बात समझ में? इतना अभी इतना ही समझना है। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं जो हमें समझना है। अभी मैं इसे फिलहाल इरेज कर देता हूँ। अभी जो मैं बतलाऊँगा, जो मैं समझाऊँगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक समीकरण में क्या होता है, किसे चर कहते हैं, किसे अचर कहते हैं, इतना तो समझ में आ गया है बात। अब यहाँ पर एक चीज़ को मैं बतलाता हूँ। अगर एक एक करके एक एक समीकरण में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है। यहाँ अगर यहाँ बात करें, यहाँ a1 कितना है, यहाँ a2 कितना है, यहाँ a2 कितना है, b1 कितना है, c1 कितना है, उसी प्रकार से a2 कितना है, b2 कितना है और c2 कितना है, इसको देखेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। याद क्या रखना है, मैं अभी इसे ये साइड में लिख करके बतलाता हूँ। a1 बटा a2, ठीक है। a1 बटा a2 कहने का मतलब यहाँ जो है a1 बटा a2, ठीक है। अगर बराबर नहीं है किससे? b1 बटा b2 से। अभी मैं केवल समझा रहा हूँ, इसे समझने के बाद फिर एक एक करके अभी मैं समीकरण पर आऊँगा, है ना। तो जहाँ पर a1 बटा a2, b1 बटा b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्राफी निरूपण में प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, है ना। और उसी को अगर बीजगणितीय निरूपण में देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? उसमें केवल एक हल होगा, ठीक है, केवल एक हल ये होगा। अब इसी को अगर हम देखते हैं समीकरण के माध्यम से कि यहाँ क्या है? a1 बटा a2, तो a1 कितना है? a1 1 है, बटा a2 कितना है? 3 है, बराबर यहाँ पर b1 कितना है? -2 है, और b2 कितना है? तो 4 है। तो अगर इसी में हम देखते हैं, इसे हम काट भी देते हैं तो कितना आएगा? 2 × 2 2 दूना 4। ये दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर नहीं है ना। तो वैसी स्थिति में जो ग्राफ निरूपण होगा वो क्या होगा?
प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है ना। और अगर बीजगणित की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, केवल एक हल होगा। आई बात समझ में, बहुत आसान है। अब हम दूसरा समीकरण में देखते हैं, दूसरा समीकरण में क्या स्थिति है। दूसरा समीकरण में हम अगर ध्यान दें तो a1 बटा a2 लिखते हैं। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, ये लिख लिए, बराबर b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, है ना। और आगे देखते हैं c1 कितना है 9 और c2 कितना है 18। चूंकि यहाँ पर ये दोनों ही बराबर नहीं मिला हमें, यहाँ अब इसे काट करके देखते हैं। जब काटेंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है, 2 एका 2, 2 दूना 4, 3 एका 3, 3 दूना 6, 9 एका 9, 9 दूना 18। यानी कि सब में क्या आ गया, 1/2, 1/2, 1/2। यानी कि यहाँ a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों जो है वो क्या है, बराबर है। और जहाँ बराबर होगा वहाँ पर ग्राफीय निरूपण क्या बनेगा, समपाती कहलाएगा। ठीक है, जहाँ यहाँ मैं लिख देता हूँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर होगा तो ग्राफीय निरूपण क्या कहलाएगा, समपाती कहलाएगा। ठीक है। और अगर बीजगणित की बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। यहाँ पर अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। आई बात समझ में। यहाँ पर क्या था, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा और केवल एक हल, और जहाँ तीनों बराबर होगा उसका ग्राफीय निरूपण समपाती होगा। और बीजगणित की बात करेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ a1 है ना और a2। a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 2 है, बराबर b1 कितना है 2 है, और यहाँ कितना है b2 4 है। यहाँ पर क्या है -4 और -12, -4 और -12। अगर यहाँ हम काटते हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं, 2 एका 2, 2 दूना 4, ये भी कट गया, 4 एका 4, 4 तिया 12, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। यानी यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है ना। तो जहाँ पर इस प्रकार से होगा कि a और b दोनों बराबर है, ठीक है, a और b दोनों बराबर है लेकिन c बराबर नहीं है, तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या कहलाएगा, कैसा होगा, समांतर रेखाएं। आई बात समझ में। और इसका बीजगणित की बात करें तो केवल इसका कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं है, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ अभी 3 प्रकार का हम लोग देखें कि अगर ग्राफीय विधि से अगर हल किया जाए तो जहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है, जैसे कि इस प्रश्न में यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, और इसमें केवल एक हल, बस इसे ही याद रखना है ना। बहुत ज़्यादा ये समीकरण तो मैं केवल समझाने के लिए किया हूँ, लेकिन याद क्या रखना है, केवल इसे रखना है ना। जहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है वहाँ पर ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। और उसका बीजगणित की बात करें तो केवल एक हल होगा। आई बात समझ में, बस यही याद रखना है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा केवल एक हल। दूसरा में a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, अगर तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो क्या कहलाएगा, समपाती कहलाएगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है। अब तीसरा में हमको क्या याद रखना है कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 दोनों बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 जो है वो बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कैसा होगा, समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं।
ठीक है ना, समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं, बस यही 3 चीज को याद रखना है। आई बात समझ में? तो इसके बाद इसे मैं एक और भी तरीके से समझाता हूं, जो अभी इससे पहले देखे उसी को अब मैं एक बार और समझाता हूं थोड़ा संक्षेप तरीके से। ठीक है, पहला क्या था कि अगर जो ग्राफ ही निरूपण, ठीक है, अगर प्रतिच्छेद करती हुई है तब क्या होगा। ठीक है, नंबर 1 प्रतिच्छेद करती हुई अगर रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, केवल एक हल, केवल एक हल। अभी मैं बतलाया था इसे, एक बार और बतलाता हूं, केवल एक हल। इससे पहले इस समीकरण में आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई है तो उसमें क्या होगा, बीजगणित निरूपण केवल एक हल होगा। ठीक है, उस स्थिति में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं है। आई बात समझ में? यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा। कब? जब प्रतिच्छेद करती हुई रहेगा तब, और उसमें क्या होगा, केवल एक हल होगा। आई बात समझ में? उसी जो मैं पहले बताया उसे ही थोड़ा संक्षेप करके बतला रहा हूं। दूसरा क्या है कि संपाती, संपाती कब होगा, संपाती होगा, और उसमें जब संपाती होता है तो उसमें क्या होता है, बीजगणित निरूपण अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहां तो हम लोग देखें कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं है, लेकिन जहां पर संपाती होगा वहां तीनों बराबर होगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, यहाँ तीनों बराबर होगा। उसके बाद फिर तीसरा में क्या है, एक तो हम देख लिए प्रतिच्छेद करती हुई, दूसरा देख लिए संपाती, और तीसरा क्या है, समांतर रेखाएं। तो वो भी ले लेते हैं, समांतर रेखाएं। उसमें क्या होता है, ये तो हो गया ग्राफ निरूपण, और बीजगणित निरूपण में क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। आई बात समझ में? अब इसके लिए क्या है, अगर हम इसके इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, यानी कि A1 और B1 बराबर होगा, है ना, लेकिन A1 बटा B1 बराबर B1 बटा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, दोनों बराबर होगा, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा। तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। यही चीज को याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम अगर पढ़ेंगे इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, कब संपाती होता है, कब प्रतिच्छेद करती हुई है, कब समांतर है। तो अगर ये चीज याद नहीं रहेगा तो हमें परेशानी हो सकता है वैसे समय में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। A1 बटा A2 B1 बटा B2 अगर याद नहीं भी हम कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, A बराबर B अगर नहीं है, 1 और 2 हम बाद में जोड़ लेंगे याद करने के लिए। केवल A बराबर B अगर नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ग्राफ्य जो होगा निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई और केवल एक हल। ठीक है, दूसरा जब तीनों बराबर है, A B C तीनों बराबर है, तब संपाती अपरिमित रूप से अनेक हल। जब A और B बराबर है, C बराबर नहीं है, तो फिर क्या कहलाएगा, समांतर रेखाएं कहलाएगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। फिर आई बात समझ में ये? तो इसे याद कर रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आगे जब हम अभी एक्सरसाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। तो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ एक्सरसाइज 3.2 की ओर, और उसमें एक प्रश्न है, और प्रश्न में कहता क्या है उसे देखते हैं। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, 10 विद्यार्थियों ने क्या किया, गणित की एक पहेली प्रतियोगिता चल रही थी, उसमें उन्होंने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है,
तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करना है, लेकिन कौन सा विधि से? तो ग्राफीय विधि से। मैं इस प्रश्न को केवल पूरा बतला रहा हूं, जैसा 3.1 में मैं बतलाया था। और इसके बाद जो ग्राफ, जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें ग्राफ एक ही जैसा बनाना है, क्योंकि ग्राफ पेपर में अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक्यूरेट बनता है, ठीक है। इसलिए मैं अच्छी प्रकार से यहाँ से एक प्रश्न को ग्राफ से समझाने का प्रयास करूंगा, बाकी को बीजगणित तक मैं बतला दूंगा, आप लोग को ग्राफ स्वयं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये 0 हो गया, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया y डैश। ये प्लस में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। यहाँ क्या बोलता है कि लड़कों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ क्या करेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x, ठीक है। उसके बाद लड़कियों की संख्या को मान लेंगे कि संख्या बराबर y, ठीक है। तो अब यहाँ प्रश्न को समझना है क्या कि कुल मिलाकर के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों मिलाकर के कितना है, 10 है। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे कि x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण 1 हमारा तैयार हो गया। जैसा प्रश्न में दिया है कि कुल लड़के लड़कियों की संख्या 10 है, तो x y को जोड़ देंगे तो 10 आएगा। अब आगे क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी अधिक है? तो लड़कियों की संख्या अधिक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या को हम क्या माने हैं, y, यानी कि y बराबर x प्लस 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि x प्लस 4 कर देंगे तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगा। यहाँ पर x को अगर हम बराबर से पहले ले लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि y माइनस एक्स बराबर इधर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि x पहले है लेकिन यहाँ x बाद में आ गया है ना, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो जब पहले लिखेंगे तो x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा बराबर 4। इधर भी माइनस से गुना कर देंगे और इधर भी माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ -4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 में क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर -4 आ गया। तो जैसा 3.1 में x और y का वैल्यू कम से कम 2 निकाले थे, उसी प्रकार से सेम यहाँ भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण 1 को लेकर के चलते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई, और यहाँ समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10 है। तो यहाँ पर कम से कम हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू 2 बार तो कम से कम निकालना पड़ेगा, x और y का वैल्यू। तो यहाँ हम एक बार ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि x का मान हम 10 मान लेते हैं तो y का मान कितना आएगा। जैसे x के स्थान पे अगर हम 10 ले लेते हैं, प्लस y बराबर 10, तो ये 10 इधर आएगा कि नहीं, तो y बराबर 10 माइनस 10, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी कि y बराबर 0, तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब ठीक इसी को हम थोड़ा सा पलट देते हैं। अगर x का मान हम 0 मानेंगे तब क्या होगा, है ना, x का मान हम क्या मान लिए, 0। अब 0 मान लिए तो प्लस y बराबर 10, यानी कि यहाँ पर तो सीधे 10 आ गया, y बराबर 10, तो y बराबर 10 आ गया। आई बात समझ में कि x का मान 10 माने तो y का मान 0, x का मान 0 माने तो y का मान क्या आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर उसे हम पुटअप करते हैं। x का वैल्यू अगर हम कितना माने हैं, यहाँ पहले ग्राफ में नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 काम करते हैं। अब समीकरण 2 से भी निकाल लेते हैं, उसके बाद नंबरिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 4 बराबर x माइनस वाई बराबर -4, ठीक है। इसमें भी 2 ठो हम ले लेते हैं। समीकरण 2 से x और y का वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ पर हम रख करके देखते हैं
कि अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है ना, x का मान अगर हम माइनस में कुछ रखेंगे तो क्या होगा। अगर x का मान मान लेते हैं कि हम 4 रखते हैं, ठीक है, -4 हम रखते हैं, तब क्या होगा, x का मान अगर हम -4 रखते हैं तो बराबर -y बराबर -4। तो यहाँ पर -4 है, ये दूसरी ओर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि -y बराबर -4 और ये प्लस हो गया, ठीक है 4। यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये तो चूंकि कट जाएगा है ना, माइनस प्लस, तो y का मान कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ हम अगर -4 लिए तो यहाँ y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अगर हम x का मान 0 लेंगे तब y का मान हमारा कितना आएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम x का मान जैसा यहाँ -4 माने पहला में, दूसरा में क्या करते हैं 0 मान लेते हैं x का मान को। अगर 0 मानते हैं तो -y बराबर -4, ठीक है। तो ये 0 तो उधर जाएगा, 0 का कोई ये होगा नहीं, तो -y बराबर -4, ये माइनस माइनस कट गया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरा समीकरण में अगर x का मान 0 माने तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसी को हम अब ग्राफ में देखेंगे बैठा करके और कहाँ पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2, चूँकि y में तो माइनस में ज़्यादा कुछ आया नहीं है। अब इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ समझना है, चूँकि इसमें समझने के लिए केवल मैं बतला रहा हूँ, ऐसे ग्राफ पेपर में एक्यूरेट बनेगा। तो पहला समीकरण से हम देखते हैं कि x का मान 10 माने हैं तो y का मान कितना आया है, 0 आया है। तो x का मान यहाँ पर हम देख रहे हैं, x का मान अगर हम 10 माने हैं तो y का मान क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। उसके बाद x का मान अगर हम 0 माने हैं तो y का मान क्या आया है, 10 आया है। x का मान 0 माने हैं तो y का मान हमारा क्या आया है, 10 आया है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 और 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 और 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखेंगे यहाँ समीकरण 2 में कि अगर x का मान -4 माने हैं तो y का मान क्या आया है, x का मान अगर -4 माने हैं तो y का मान 0 आया है, ठीक है। x का मान क्या माने हैं, -4, तो y का मान क्या आया है, 0 आया है। एक तो ये बिंदु हो गया। उसके बाद x का मान अगर हम 0 माने हैं तो y का मान क्या आया है, 4 आया है, यानी कि हमारा ये बिंदु हो गया। x का मान 0 माने हैं तो y का मान 4 आ गया, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। तो इसको अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, ये मिला दिए। उसके बाद इसको मिलाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ हम मिला देते हैं, ये रहा। तो इसका नाम भी दे देते हैं, ये समीकरण 1 के लिए है, यानी कि x + y बराबर 10, ये समीकरण 1 के लिए है। और ये जो है x - y बराबर -4, ये समीकरण 2 के लिए है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये कट कहाँ पर रहा है। ये जहाँ पर कट रहा है वहीं पर x और y का मान आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इधर 7 पे कट रहा है, अगर यहाँ पर ऐसे करते हैं तो ये हमारा 3 में कट रहा है, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर 7, ठीक है। तो प्रश्न में क्या माने हैं, लड़कों की संख्या को x माने हैं, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफी विधि से, ठीक है, प्रश्न को हल करना है। तो आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो मैं प्रश्न बतलाऊंगा, मैं केवल समीकरण 1 और समीकरण 2 कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। और उसे आप लोगों को करना क्या है, अपनी मेहनत से इस विधि के द्वारा, जैसा मैं यहाँ निकाला हूँ, इस विधि के द्वारा आप लोगों को x और y का मान समीकरण 1 और 2 से कम 2-2 बार निकाल लेना है, और 2-2 बार निकाल करके क्या करना है, इस तरह से ग्राफ बना देना है, ठीक है। तो
तो हम लोग फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल है और 7 कलम है, उसका कुल मूल्य जो है कितना है, 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य जो है वो 46 रुपये है। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है ना। तो इसे भी हम ग्राफी विधि से ही ज्ञात करेंगे, लेकिन समीकरण 1 और समीकरण 2 पहले ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x मान लेते हैं, एक कलम का मूल्य बराबर y मान लेते हैं। ठीक है, इतना रुपए है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, पहला शर्त क्या कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम। 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये, 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5x। ठीक है, 5x प्लस 7 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपये, 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y बराबर कितना है 50 रुपये। तो इस तरह से क्या हुआ, समीकरण 1 हमारा तैयार हो गया। आई बात समझ में। अब दूसरा में क्या कहता है कि 7 पेंसिल का मूल्य, तो 7 पेंसिल अभी मैं इधर प्रयोग कर लेता हूँ। 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 कलम यानी कि 5y, इसका मूल्य कितना है तो 46 रुपये। इस तरह से हमारा समीकरण 2 तैयार हो गया, है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैं x और y का वैल्यू निकाल देता हूं, कम से कम 2-2। ग्राफ विधि से आप लोग इसे हल कर लेंगे, ग्राफ पेपर में करेंगे तो ज़्यादा आसानी से होगा और समझ में भी ठीक तरह से आएगा। तो यहाँ क्या करते हैं कि हमें x और y का वैल्यू निकालना है, कम से कम 2 वैल्यू तो लेना पड़ेगा, x y। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम x का मान क्या रखेंगे कि y का मान मेरा कुछ भी तो आएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि अगर x का मान हम 10 रखते हैं तब y का मान कितना आएगा। तो यहाँ समीकरण 1 में लेके चलते हैं, तो 5 गुना 10 प्लस 7y बराबर 50, ये हो गया। 10 पचे कितना हो गया 50। बहुत आसान है, मैं धीरे धीरे समझाने का प्रयास करता हूँ। प्लस 7y बराबर 50। अगर हम इस 50 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तब क्या होगा, प्लस 7y बराबर 50, प्लस से ये माइनस में हो जाएगा 50। अब हमारा क्या आ गया, यहाँ प्लस नहीं लिखना है, y बराबर घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, बटा यहाँ 7 यानी कि 0। तो हम यहाँ देखें क्या कि अगर x का मान हम 10 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरा में हम क्या करेंगे, इसी को मैं और आगे निकाल देता हूँ समीकरण 1 में ही, है ना, कि यहाँ तो x का मान कितना हम मान लिए 10 मान लिए, है ना। अगर x का मान यहाँ पर हम 3 रखते हैं, हमको काटने में भी सुविधा हो इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे। अगर x का मान हम 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा, है ना। और 15 को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो 50 से 15 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, और उस 35 को हम 7 से काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि कहीं दशमलव वगैरह ना आए। तो अगर हो सके तो मन में हम करके अभी जैसा मैं बतलाया उस तरह से आप लोग भी देख सकते हैं। समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर 2 मान लेते हैं रखते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अगर 10 को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो 40 हो जाएगा। फिर अगर 7 से काटेंगे तो 40 को 7 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो हमें पॉइंट में लाने की आवश्यकता नहीं है, गलत नहीं है, उसमें भी बनेगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर x का मान 3 रखते हैं तब y का मान हमारा कितना आ जाएगा, इस 5 तिया 15 प्लस 7y बराबर 50। अब इस 15 को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में ले लाएंगे, 7y बराबर 50 माइनस 15, है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 35 आएगा, बटा 7, काटेंगे 7 पचे 35। तो इस तरह से हम क्या देखें कि अगर x का मान 3 मानते हैं तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, मेरा समीकरण 1 से x और y का वैल्यू निकाल लिए कम से कम 2 बार। अब इसे ही ग्राफ में बैठा देना है, ठीक है। तो अब समीकरण 2 से भी मैं निकाल के दिखलाता हूँ आप लोगों को। यहाँ भी हम 2 ले लेते हैं, ये हो गया x और ये हो गया y।
दो दो ले लेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 को, है ना, हम मन में ही एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर 7x है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कितना लें, है ना, ताकि मेरा y का मान कुछ आए, हमें यहाँ काटने में सुविधा हो। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 होगा ना, 7 8 56। इधर कितना है, 46 है। अगर हम उधर ले जाएंगे 56 को बराबर के दूसरे साइड तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, होगा। 56 में 46 घटाएंगे तो -10 बचेगा, लेकिन वो 10 जो है 5 से कटेगा कि नहीं, आसानी से कटेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x का मान जो है 8 मान लेते हैं। 7 गुना 8 प्लस 5y बराबर 46, 7 8 56 प्लस 5y बराबर 46। अब इस 56 को हम इधर ले लाते हैं तो 5y बराबर 46 माइनस 56। तो यहाँ घटेगा, भले प्लस में आए माइनस में आए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा बीच वाले से कट जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ -10 आएगा, काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, यानी कि x का मान हम 8 माने तो y का मान हमारा क्या आ गया, -2। सिंपल सा। अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा संख्या हम ले ताकि मेरा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया पहला। अब दूसरा में हम क्या करते हैं कि अगर इसमें x का मान, है ना, अगर हम 3 रख लेते हैं तब क्या होगा। यहाँ पर जैसे हम यहाँ 8 लिए, यहाँ हम 3 को पहले भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ हम 3 लेते हैं तो 7 गुना 3 हो जाएगा प्लस 5y बराबर 46, 7 तिया 21, है ना। तब यहाँ देखते हैं अगर 3 हम लिए हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये तो प्लस से माइनस में आ जाएगा। तो 46 में अगर हम 21 घटा देंगे तो कितना होगा, 6 में 1 गया, 5 2 25 आ गया, है ना। तो ये 25 को हमको 5 से काटने में भी सुविधा होने वाला है। 21 प्लस 5y बराबर 46, है ना। तो 5y बराबर 46 माइनस 21, तो y बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे, यहाँ घटाएँ कितना है 25 बटा 5, काटेंगे 5 5 25, तो यहाँ y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम x का मान 3 लिए हैं तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या देखें कि यहाँ जो दूसरा प्रश्न है ना, पहला का दूसरा प्रश्न, उसमें x और y का मान दो बार निकाल चुके हैं, समीकरण 1 से भी और समीकरण 2 से भी। और करना कुछ नहीं है, बस यहाँ जो आया है वैल्यू उसे बस ग्राफ में बैठा देना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसे आप लोग ग्राफ पेपर के सहायता से भी बना लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 3.2 का दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर का पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रश्न है। A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, इसका प्रयोग करते हुए यहाँ ये तीनों प्रश्न बताना है कि कौन सा प्रतिच्छेद है ना, कौन सा संपाती है, कौन सा समांतर है। इसे मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, उसमें भी मैं समझा चुका हूँ कि कब कब ये तीनों होते हैं। तो यहाँ पहले तो समीकरण 1 को देखते हैं। A1 हमारा यहाँ कितना है, 5 है, यहाँ कितना है, A2 7 है। तो लिखेंगे A1 बटा A2 यानी कि 5 बटा 7, ठीक है, बराबर B1 बटा B2, B1 कितना है -4 बटा B2 कितना है 6 है। अगर इसे हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पर देखने से ही हमें क्या लग रहा है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं है ना। तो जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो हमें C1 बटा C2 को कोई आवश्यकता ही नहीं है इसमें लेने का। तो कितना आ गया, 5 बटा 7 बराबर -2 बटा 3, यानी कि ये दोनों बराबर तो है नहीं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का। तो जब इस तरह से आ गया तो वो क्या होगा, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसे मैं पहले ही बताया हूँ, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, यानी कि केवल एक हल है। यहाँ हम ये लिख सकते हैं, केवल एक हल है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2 को लेते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, 9 बटा 18
बराबर 3/6। अब इसको देख लेते हैं, ये दोनों अगर बराबर है तो फिर सी को काउंट करेंगे, यहाँ काटेंगे तो कितना होगा 9 एका 9, 9 दूना 18, 3 एका 3, 3 दूना 6, यानी कि दोनों में 1/2 1/2 आ गया। तब तो सी को हमें लेना पड़ेगा 12/24। ये कितना है 12 एका 12, 12 दूना 24, यानी कि तीनों में क्या आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ क्या कह सकते हैं, जैसा मैं पहले बतलाया हूँ कि ये जब तीनों बराबर है ना, तो इसको क्या कहेंगे समपाती कहेंगे। इसको भी पहले देखे हैं, है ना, समपाती कहेंगे। और इसका क्या होगा हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। 6/2 बराबर -3 नीचे क्या है 1 है। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 एका 2, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये कट जाएगा। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं 3/1, 3/1 यहाँ आ गया, यानी कि दोनों बराबर है ना। अब C1 और C2 को लेते हैं, तो C1 कितना है 10, C2 कितना है 9। यहाँ पर A और B, A1/A2, B1/B2 दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ये क्या कहलाएगा समांतर, और कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 का ये दूसरा प्रश्न भी मैंने आज करा दिया। तो हम लोग अभी चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर क्या है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म जो है वो संगत है या असंगत। संगत और असंगत के बारे में मैं अभी थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, हालांकि पहले मैं नहीं बतलाया हूँ। यहाँ कुछ करना नहीं है, बस दो चीज़ को याद रखना है। ठीक है। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है, और दूसरा क्या याद रखना है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये दो चीज़ को याद रखना है। एक तो है कि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, और दूसरा क्या याद रखना है कि वो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये दोनों है तो क्या होगा संगत होगा, है ना। और A1/A2 बराबर है B1/B2 से, और C1/C2 अगर बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। ठीक है। बस यही दो ही चीज़ याद रखना है इसमें, और कुछ याद नहीं रखना है। तो ये हम अभी इससे कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं, फिर संगत है या असंगत है ये हम लोग जान जाएंगे। तो पहला प्रश्न में देखते हैं कि यहाँ पर A1 और A2 में क्या कहता है। यहीं पर मैं कैलकुलेशन करता हूँ। A1/A2 यानी कि 3/2 बराबर B1/B2 यानी कि 2 यहाँ -3 है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 ही बराबर नहीं है, तो C1 को लेंगे नहीं। यहाँ पर क्या हो गया A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से, तो ये क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। आई बात समझ में। अब दूसरा प्रश्न को लेते हैं। 2/4 बराबर 3/6, दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस दे देते हैं, इसको काटते हैं। 2 एका 2, 2 दूना 4, 3 एका 3, 3 दूना 6, 1/2 1/2 दोनों में आया, दोनों बराबर हुआ तो फिर हम C1 C2 को लेंगे। C1 कितना है 8/9। ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये तो कटेगा नहीं है। यहाँ क्या है A1/A2 बराबर है B1/B2 से, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो जहाँ बराबर नहीं है उसे मैं क्या कहा कि असंगत होगा, तो इसे हम क्या लिख देंगे असंगत। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं। 3/2 ये है /9 है ना, /9 बराबर 5/3/-10। तो यहाँ इसको पहले तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि क्या होगा। मेन भाग हमारा यहाँ हो रहा है 3/2
2, इसको गुना में चेंज करेंगे बटा 1 करके, तो क्या हो जाएगा गुना 1/9 बराबर, इसे भी वही करेंगे 5/3 गुना 1/-10। अब क्या होगा 3 एका 3, 9 दूना 18 बराबर 5 एका 5 और 10 तिया 30 बटा में। तो हम यही देख रहे हैं कि ये हमारा तो हालांकि 3 एका 3 करते हैं, 3 छक 18, 5 एका 5 कर रहे हैं, 5 छक 30, ये आ रहा है 1/6 है और 1/6 है, लेकिन यहाँ क्या है ये माइनस में है ना। तो जब माइनस में है तो फिर ये बराबर तो नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हमारा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फिर संगत हो जाएगा, तो फिर हमें C1/C2 को लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब उसी तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर क्या है 5/-10 बराबर यहाँ पर क्या है -3/6, इसको काटेंगे 5 एका 5, 5 दूना 10, 3 एका 3, 3 दूना 6, हालांकि दोनों माइनस में है, इसका मतलब इक्वल है। तो फिर C1 को भी ले लेते हैं 11/-22, काटेंगे इसको भी 11 दूना 22। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं सभी माइनस में आ गया है ना। -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। तो तीनों जब बराबर में है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये क्या हो जाएगा फिर संगत हो जाएगा, है ना। उसी तरह से इसे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर क्या है 4/3, यहीं पर मैं गुना में चेंज कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 2/3। अब इसे कैलकुलेशन करते हैं, 4 एका 4, 3 दूना 6 बराबर 2/3, इसे काटेंगे है ना, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 है, तो फिर C1 को भी हम ले लेते हैं 8/12, ये भी कटेगा 2 चौके 8 और 2 छक 12, ये और कटेगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो यहाँ सभी बराबर आ गया है ना, 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, यानी कि यहाँ क्या है यहाँ मैं लिख देता हूँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यहाँ ये है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये संगत है ना। तो जो अभी इसका संगत और असंगत किस तरह से पहचान किया जाता है, इसे मैं समझाने का प्रयास किया और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इस तरह से ये 3.2 जो है जिसे मैं अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया। अब इसके बाद जो चौथा नंबर का जो प्रश्न है उसमें बहुत कुछ करना है नहीं, उसमें बस संगत और असंगत चुनना है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे संगत और असंगत चुन लेंगे। अब जो संगत होगा, ठीक है, जैसा मैं पहले वाले प्रश्न में समीकरण 1 और 2 से x और y का 2 मान निकाला, उसी प्रकार से जो प्रश्न उसमें संगत आएगा उसको बस ग्राफी विधि से हल कर देना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह 3.2 जो है आज हम लोगों ने देखा। अब अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए, मेरे YouTube चैनल में बने रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।